नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। हमारे जो दर्शक हैं उनमें से काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स के माध्यम से ये पूछते रहते हैं कि सर, मेरा LDA का एक प्लॉट है, मैं उसको 2 टुकड़ों में बांटना चाहता हूं, या कोई कहता आवास विकास का एक प्लॉट है, मैं उसको 2 टुकड़ों में बांटना चाहता हूं, या उत्तर प्रदेश के किसी भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर या हाउसिंग बोर्ड के किसी भी शहर के अंदर जो योजनाएं हैं उनमें आपका कोई प्लॉट है और आप उसको 2 भागों में बांटना चाहते हो, सब डिवाइड करना चाहते हो, तो सब डिवीज़न के क्या रूल्स हैं बिल्डिंग बायलॉज 2025 के अनुसार, इस पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बिल्डिंग बायलॉज 2025 की बुकलेट आपके सामने है। इस बुकलेट में सब डिवीजन के संबंध में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। दोस्तों, बिल्डिंग बायलॉज 2025 के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्टैंडर्ड्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसके पॉइंट नंबर 3.1.4 के अंदर सब डिवीजन और एमलगेशन के बारे में बात की गई है। सब डिवीजन का मतलब है बड़े भूखंड को छोटे टुकड़ों में बांटना, और एमलगेशन का मतलब होता है कई छोटे भूखंडों को एक साथ शामिल करके बड़े भूखंड में बदलने की स्वीकृति प्राप्त करना। तो सब डिवीजन और एमलगेशन 2 अलग अलग संदर्भ हैं, 2 अलग अलग बिंदु हैं। इस वीडियो में मैं केवल सब डिवीजन की बात करूंगा। सब डिवीजन का मतलब हो गया कि बड़े भूखंड को छोटे टुकड़ों में बांटने के क्या नियम हैं बिल्डिंग बायलॉज 2025 के बारे में, इसमें बात करूंगा। और अगले वीडियो में मैं एमलगेशन के बारे में बात करूंगा कि अगर कई छोटे भूखंड हैं और उनको संयुक्त रूप से जोड़ के एक बड़ा भूखंड बनाना है, उसकी अनुमति कैसे प्राप्त होगी, इसके क्या नियम हैं और उसमें कौन कौन से चार्जेज लगेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सब डिवीजन के बारे में। सब डिवीजन के बारे में जो पॉइंट्स हैं मैं उनको पढ़ रहा हूं और एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। पॉइंट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है सब डिवीजन शैल बी परमिसिबल ऑन मिनिमम रोड विड्थ ऑफ 9 मीटर्स, हाउएवर द सब डिवीजन शैल ऑल्सो बी परमिटेड ऑन 7.5 मीटर रोड विड्थ फेसिंग पार्क्स। इनका कहना है कि बड़े भूखंड को हम छोटे भूखंड में बदलने की अनुमति या सब डिवीजन करने की अनुमति वहीं देंगे जहां पर आपका जो भूखंड है वो न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होगा। लेकिन अगर आपके प्लॉट के सामने पार्क है तो वहां पर 7.5 मीटर चौड़ाई की सड़क होगी, तब भी सब डिवीजन की अनुमति दी जा सकती है। आमने सामने प्लॉट है तो 9 मीटर चौड़ी सड़क मिनिमम जहां सब डिवीजन मिलेगा, और एक तरफ प्लॉट है और सामने पार्क है तो 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर भी सब डिवीजन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है द साइज ऑफ ईच प्लॉट आफ्टर सब डिवीजन शैल नॉट बी लेस देन 100 स्क्वायर मीटर्स। इनका कहना है कि आप बड़े भूखंड को जब छोटे भूखंड के टुकड़ों में बदलने का जो प्रस्ताव दोगे, उस प्रस्ताव में कोई भी उप विभाजित भाग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम नहीं होना चाहिए। सब डिवाइड जो किया हुआ भाग है उसका अगर 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल होगा तो आपका भूखंड सब डिवीजन का अनुमति प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई भूखंड 300 वर्ग मीटर का है तो अगर आप चाहें कि एक भूखंड हम जो डिवाइडेड पोर्शन है वो 150 स्क्वायर मीटर का कर लें, दूसरा 100 स्क्वायर मीटर का कर लें और तीसरे टुकड़े को 50 स्क्वायर मीटर का कर लें, इस तरह टोटल 300 स्क्वायर मीटर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, तो ऐसी अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब सब डिवीजन के बाद जो न्यूनतम क्षेत्रफल डिवाइडेड पोर्शन का है वो 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात 300 वर्ग मीटर के पोर्शन में अगर आप 2 टुकड़े करना चाह रहे हैं तो एक टुकड़े का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रफल के भूखंडों में आपको यही ध्यान रखना है कि उसका कोई भी सब डिवाइडेड पोर्शन 100 स्क्वायर मीटर एरिया से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपके सब डिवीजन की अनुमति प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 3 है द यूज ऑफ सब डिवाइडेड प्लॉट शैल बी द सेम एज द ओरिजिनल प्लॉट। मतलब सब डिवीजन करने की अनुमति तभी मिलेगी जब सब डिवीजन के बाद जो प्लॉट क्रिएट होगा उस प्लॉट का प्रस्तावित उपयोग भी वही होगा जो मूल प्लॉट का है, मूल भूखंड का है। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है
तो डिवीजन के बाद भी आपको रेजिडेंशियल निर्माण की ही अनुमति मिलेगी। भू उपयोग नहीं बदला जा रहा है इसमें किसी भी तरह। और अगर अन्य कोई उपयोग है तो अन्य जो उपयोग मूल भूखंड का होगा तभी उसमें सब डिवीजन की अनुमति मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो सब डिवीजन का डिस्कशन हो रहा है ये उन्हीं भूखंडों के सब डिवीजन की बात यहाँ पर हो रही है जो भूखंड विकास प्राधिकरण की किसी योजना में या हाउसिंग बोर्ड की किसी योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, विकसित किए गए हैं, या ऐसी योजनाओं के भूखंडों की बात हो रही है जो किसी प्राइवेट बिल्डर के भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं योजनाओं के प्राइवेट बिल्डर्स के भी प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे सब डिवीजन के लिए जिनके लेआउट्स प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए होंगे। मतलब प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लेआउट की योजनाओं के अंदर सब डिवीजन की अनुमति मिलेगी, या विकास प्राधिकरण या आवास विकास की द्वारा विकसित की गई योजनाओं के अंदर जो भूखंड है उन पर ही सब डिवीजन करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा मतलब जो स्वीकृत नहीं है तो वो अवैध कॉलोनियाँ हो गई या किसी की अपनी ज़मीन हो गई, तो किसी की अपनी ज़मीन हो गई उसके डिवीजन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो वो लेआउट पास करना या वो विभाजन स्वीकार कराना है। अनअप्रूव्ड कॉलोनी के लिए उसके लिए अलग नियम है। ये जो बात हो रही है इस चैप्टर में या इस बिंदु में, ये केवल उन्हीं प्लॉट्स के लिए बात हो रही है जिनके की भूखंड ऐसी जगह स्थित हैं जिनका लेआउट पास है अगर प्राइवेट बिल्डर का है, अन्यथा वो किसी विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत स्थित भूखंड है। भले ही उनका भूपयोग कुछ भी हो, सारे भूपयोग के भूखंडों की बात हो रही है और नियम और शर्तें जो हम लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके बाद अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ग्राउंड कवरेज FAR and setback of the original plot shall be applicable to each subdivided plots। मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बड़े भूखंड के टुकड़े स्वीकार किए जा रहे हैं, सब डिवीजन की अनुमति दी जा रही है, तो जितने % ग्राउंड कवरेज बड़े भूखंड के लिए अनुमन्य था, जितना सेटबैक बड़े भूखंड के लिए अनुमन्य था, या जितना FAR बड़े भूखंड के लिए अनुमन्य था, उतने % या उतना ही FAR या उतना ही सेटबैक आपको डिवाइडेड पोर्शन या विभाजित किए गए भूखंडों पर ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़ा भूखंड होता है तो उसमें ग्राउंड कवरेज कम होता है और छोटे भूखंड पर ग्राउंड कवरेज अधिक होता है अगर इंडिपेंडेंट भूखंड है। लेकिन डिवीजन के बाद जो भूखंड क्रिएट हो रहे हैं उन भूखंडों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो बड़े भूखंड का जितने % ग्राउंड कवरेज था, जो सेटबैक थे, जो FAR था, उतना ही % ग्राउंड कवरेज FAR और सेटबैक प्रभावी होंगे मूल भूखंड के अनुसार। आपको डिवाइडेड पोर्शन के छोटे भूखंड के अनुसार सेटबैक, ग्राउंड कवरेज, FAR नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इसमें है द प्रिस्क्राइब्ड डेवलपमेंट फी एंड सब डिवीजन चार्जेज एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अनडिवाइडेड ओरिजिनल प्लॉट शैल बी एप्लीकेबल फॉर सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स। इसका मतलब हुआ कि जब आपका सब डिवीजन स्वीकार किया जा रहा है तो सब डिवीजन वाले भूखंडों के लिए मूल भूखंड जो ओरिजिनल भूखंड था जिसका आपको टुकड़ा करना था, ओरिजिनल भूखंड के पूरे क्षेत्रफल पर आपको जो प्रिस्क्राइब्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो डेवलपमेंट फीस होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी, और पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल पर 1% कॉस्ट ऑफ लैंड वो आपको सब डिवीजन चार्ज के रूप में जमा करानी पड़ेगी, तभी आपका बड़े भूखंड का उपविभाजन स्वीकार किया जाएगा। ये है फीस का मामला। इसको अगर फीस के संबंध में और समझना है तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़े भूखंड का कॉस्ट ऑफ लैंड निकाल लीजिए, जो सर्किट रेट उस समय एप्लीकेबल होगा उसका 1% निकाल लीजिए, ये हो गया सब डिवीजन चार्ज। और उस समय उस विभाग में जो भी विकास शुल्क की दरें होंगी या डेवलपमेंट फीस जो होगी, वो डेवलपमेंट फीस भी पूरे प्लॉट के मूल भूखंड के प्लॉट के क्षेत्रफल पर आपको पेबल होगी, आपको जमा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका सब डिवीजन पास किया जा रहा तब आपसे ये 2 शुल्क लगेंगे, लेकिन अगर आप बिल्डिंग प्लान पास करवाएंगे तो बिल्डिंग प्लान पास करते समय या डिवाइडेड पोर्शन का नक्शा पास करते समय जो अन्य शुल्क नक्शा पास करने में लगते हैं वो शुल्क तो लगेंगे ही, तभी उसका बिल्डिंग प्लान पास होगा। ये शुल्क जो 2 हैं, कौन से, डेवलपमेंट फीस और सब डिवीजन चार्जेज, ये आपके सब डिवीजन अनुमति दिए जाने के संबंध में लिए जाएंगे, और नक्शा पास कराएंगे तो उसके लिए सामान्य जो नक्शा पास कराने के शुल्क है वो अतिरिक्त लिए जाएंगे। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं
एमलगमेशन ऑफ प्लॉट्स के बारे में बात करूंगा। मतलब कई छोटे भूखंडों को मिला के अगर बड़ा भूखंड बनाना है तो उसके क्या नियम हैं। दोस्तों इसी तरह के उपयोगी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक देखें, इसके वीडियोस को, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।